पी स्टार्ट किसके लिए होता है? प्लानिंग के लिए। ओ स्टार्ट किसके लिए होता है? ऑर्गेनाइजिंग के लिए। हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस किस तरीके से चीजें करनी है, ये क्लियरिटी रहती है। अगर कोई भी काम गड़बड़ हो रहा है तो हम वो काम किसने किया है ये हमें पता होता है। मान लो जितने भी एम्प्लॉइज उन सभी के बीच में झगड़ा है तो कोई भी काम प्रॉपरली हो पाएगा क्या? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी समझाया कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब सीधी सादी भाषा में ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं, जिससे हम दूसरों से काम करवा के अपना लेते हैं, उस चीज को हम लोग मैनेजमेंट क्या कहते हैं। लेकिन अगर ये भी चीज गलत नहीं होगी, अगर मैं ये कहूं कि हम हमारे गोल्स को, हम हमारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम जो भी काम करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे मैनेजमेंट कहते हैं। अगर मैं ये सीधी सीधी बात करूं, दोनों ही शब्दों का या फिर दोनों ही सेंटेंस का जो मतलब था वो एक ही था। जहां पे एक तरीके से मैं ये बोल रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं दूसरों से काम करवा के जो ले रहा हूं वो मेरा क्या? मैनेजमेंट है। सही बात है, मैं अपने एम्प्लॉय से काम करवा के ले रहा हूं ताकि जो मेरा टारगेट गोल है वो मैं अचीव कर सकूं, तो मैनेजमेंट। और वही दूसरी चीज मैंने थोड़ी घुमा के बोली, जहां पर मैंने ये बोला कि भैया अपने गोल को या फिर अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए मैं जो भी काम करता हूं उसको मैं क्या बोलता हूं? मैनेजमेंट बोलता हूं। अब जो पहला वाला भी काम है दूसरे एम्प्लॉय से मैं क्या काम करवा के ले रहा हूं, क्यों करवा रहा हूं? ताकि मैं अपने गोल्स अचीव कर सकूं, ताकि मैं अपने टारगेट्स अचीव कर सकूं, तो ये मैनेजमेंट होता है। अब यहाँ पे ये चीज तो आपको समझ गए कि मैनेजमेंट होता है क्या। अब मैनेजमेंट में कई सारे अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कोऑर्डिनेटिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। सर ये क्या है? ये सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, एक एक करके चीजें क्या होती है। प्लानिंग मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे क्या बताऊंगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, हमने जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस देखा है, जहां पे जो हेड होता है वो कौन होता है? कर्ता होता है। कर्ता क्या करता है? कर्ता बेसिकली पूरा प्लान बनाता है कि भैया कि बिजनेस में हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, हमें बिजनेस को कैसे रन करना चाहिए, हमें बिजनेस में क्या नई चीजें लेकर आनी चाहिए, क्या चीजें हमें हटानी चाहिए। इन सभी चीजों को हम क्या करते हैं? हम प्लान करते। करता क्या? प्लान करता। और करता प्लान करके अपने बाकी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उन सभी को गाइड करता है कि हमें ये पार्ट क्या करना चाहिए, ये पर्टिकुलर तरीके से हमें चीजों को लेके चलना चाहिए। ठीक है, अब इतना मोटा मोटा नहीं जाएंगे, अब एक एक करके हम एक चीजों को समझेंगे और फिर चीजें हमें क्लियरली समझेंगे। ठीक है, अब हेनरी फॉयल क्या बोलते हैं कि हेनरी फॉयल का मतलब क्या है? हेनरी फॉयल डिफाइन क्या करते हैं? मैनेजमेंट क्या होता है? टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान टू ऑर्गेनाइज टू कमांड एंड टू कंट्रोल। अगर हमें किसी भी चीज को मैनेज करना है तो हमें फोरकास्ट करना पड़ेगा। क्या फोरकास्ट करना पड़ेगा? फोरकास्ट करना पड़ेगा हमारे गोल्स को, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लान बनाना पड़ेगा, फिर उसी अकॉर्डिंगली हमें जितने भी रिसोर्सेज लगेंगे हमारे काम को करवाने के लिए उसे हमें ऑर्गेनाइज करना पड़े। ऑर्गेनाइज करने के बाद जितने भी हमारे एम्प्लॉइज होंगे, जितने भी हमारे टीम मेंबर्स, उनको कमांड देना पड़ेगा। फिर साथ ही साथ उनको उनके जो काम है उस काम को हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल भी करना पड़ेगा। समझ में आ गया? वहीं पर अगर मैं बात करूं लेदर गलिक ने एक हमें वर्ड दिया जिसको हम लोग बोलते हैं पॉस्ट गॉप। क्या बोलते हैं? पॉस्ट गॉप, जो हमें जो मेन फंक्शंस है मैनेजमेंट के उसको समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पी स्टार्ट किसके लिए होता है? प्लानिंग के लिए। ओ स्टार्ट किसके लिए होता है? ऑर्गेनाइजिंग के लिए। एस स्टार्ट के होता है स्टाफिंग के लिए। डी आपका डायरेक्टिंग के लिए। सीओ कोऑर्डिनेटिंग के लिए। ठीक है, और आर रिपोर्टिंग के लिए, और बी जो होता है बजटिंग के लिए क्या स्टार्ट होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में बेसिकली हम इतनी सारी चीजों के बारे में नहीं पढ़ने वाले। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, हम ये 6 चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये 6 चीज हम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। अब मैं जानता हूं इसमें बहुत सारे मेरे ऐसे प्यारे दोस्त होंगे जिनको ये चीज लगती है कि सर इस चैप्टर के पॉइंटर्स लर्न नहीं होते, तो अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे तो इसके कुछ कॉमन पॉइंटर्स बताने के लिए तो कॉमन पॉइंटर्स भी आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। सबसे पहली चीज प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग की अगर मैं सीधी सादी बात करूं तो प्लानिंग मतलब क्या होता है? प्लानिंग मतलब सीधी सीधी बात है, प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्लानिंग अगर मैं बात करूं, जब कभी भी हम मैनेजमेंट करते हैं, जब कभी भी हम कोई भी चीज परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे हम ये पूरा एक रोडमैप बनाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये चीज हम क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानिंग करते हैं। मतलब कोई भी काम करने से पहले उस काम को किस तरीके से किया जाना चाहिए, क्या क्या चीजें मुझे लगेंगी, उसको कैसे अरेंज करना है। जब हम ये सारी चीजें क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्लानिंग बोलते हैं। देखो यही चीज है, इट मींस थिंकिंग इन एडवांस एंड अबाउट व्हाट टू डू, मतलब करना क्या है और कैसे करना है, यानी किस तरीके से करना है, इसी चीज को हम प्लानिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक पिकनिक में जा रहे हैं, फिर मैं मुंबई जा रहा हूँ मरीन ड्राइव पे घूमने के लिए, तो मैं अब एक दिन पहले पूरी अरेंजमेंट करके रखूंगा कि मुझे कल सुबह कितने बजे उठना है, ठीक है, मुझे क्या कपड़े पहन के जाने चाहिए, मैं घर से स्टेशन तक क्या कैसे जाऊंगा, ठीक है, मेरे साथ कौन कौन आएगा, वहां मैं कितने बजे तक पहुंचूंगा,
फिर पहुंचने के बाद मैं क्या करूंगा और फिर वापस मैं कितने बजे तक लौट आऊंगा, इस सभी चीजों को मैं क्या कर रहा हूं, एडवांस में मैं डिसाइड कर ले रहा हूं कि मुझे क्या करना है, ठीक है, और मुझे कैसे कैसे करना है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो प्लानिंग, अगर हम प्लान कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें हमारे माइंड में पूरा सिस्टमैटिक एक अरेंजमेंट रहता है कि हमें क्या क्या चीजें करनी, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प होता है कि हम हमारे गोल्स को क्या अचीव कर सके, और जो भी काम हम परफॉर्म करने वाले हैं उस काम को हम प्रॉपरली क्या कर सके, परफॉर्म कर सके और अपनी जो गोल है उसको अचीव कर सके। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू जेम्स टर्नर, जेम्स टर्नर क्या बोलते हैं, प्लानिंग इज द प्रोसेस, प्लानिंग क्या एक प्रोसेस है जहां पे हम क्या करते हैं, गोल्स एस्टैब्लिश करते हैं और एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल्स, जहां पे हम सबसे पहली चीज हमारा गोल डिसाइड करते हैं और गोल डिसाइड करने के बाद ऐसे कौन से एक्शंस हमें करने हैं जिससे हमारा गोल अचीव हो सके, उन एक्शंस को भी हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, उस चीज को भी हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में ही सोच लेते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या प्लानिंग बोलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। अब प्लानिंग जरूरी क्यों है, प्लानिंग किस लिए जरूरी, इस चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहली चीज, प्लानिंग क्या हेल्प करता है, प्लानिंग हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। सही बात है, प्लानिंग जब कभी भी हम करते हैं तो हम एडवांस में ही सारी चीजें सोच लेते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे कैसे करना है, किस तरीके से करना है, मुझे क्या रिसोर्सेज चाहिए, ये सारी चीजें हम अकॉर्डिंगली पहले ही क्या प्लान कर लेते हैं। जब हम अकॉर्डिंगली पहले ही प्लान कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो पाता है कि हमने जो गोल सेट किया है, हमने जो टारगेट सेट किया, उस टारगेट को हम इजिली अचीव कर सके। और जब हम टारगेट सेट कर लेते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस किस तरीके से चीजें करनी है, जिससे हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता और हम इजिली हमारे गोल्स को अचीव कर पाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे मरीन ड्राइव घूमने जाना है, तो मरीन ड्राइव घूमने जाना है तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे सुबह कितने बजे उठना है, ठीक है, फिर मुझे घर से स्टेशन कितने बजे तक पहुंच जाना है, फिर मुझे कौन सी ट्रेन पकड़ के जानी है, फिर मुझे वहां क्या क्या काम करना है, फिर उसके बाद मैं वापस कितने बजे आऊंगा, ये सारी चीजें मैंने क्या प्रॉपर्ली पहले से डिसाइड कर ली, तो मेरा जो गोल है वो मैं इजिली क्या अचीव कर पाऊंगा। फिर आता है प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन। जैसा मैंने कहा कि अगर आपने प्लान सेट कर लिया, अगर आपने प्लानिंग कर ली है, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो पूरा टीम है वो क्या कर रहा है, वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप प्लानिंग कर लोगे कि इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में मुझे क्या चाहिए, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के पहले मुझे पूरे हायरार्की बनानी पड़ेगी कि क्या क्या इवेंट्स होंगे उस दिन, प्लस कौन कौन आएगा, ठीक है, प्लस क्या क्या हमें उन्हें नाश्ते में देना है, क्या ट्रिब्यूट देना है, या फिर क्या चीजें बोली जाएंगी या फिर परफॉर्म की जाएगी, ये सभी चीजों का रोड मैप क्या बन जाता है। और ये जब पूरा रोड मैप बन जाता है तो आपके जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं उन सभी टीम मेंबर्स को इन चीजों के बारे में क्या पता चल जाता है। तो हर एक टीम मेंबर क्या करता है, उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना क्या शुरू कर देता है। कोई भी जो टीम मेंबर है वो टीम मेंबर को ऐसा नहीं होता कि उसको आइडिया नहीं होता है या फिर उसको पता नहीं होता है कि चीजें क्या परफॉर्म करनी है और क्या नहीं परफॉर्म करनी। समझ में आ गया? तो इसलिए प्लानिंग क्या बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो हमें जब हम प्लान कर लेते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी है तो सारे जो गोल्स है वो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, सिंक्रोनाइज होता है कि इन गोल्स को अचीव करना है, तो इन गोल्स के लिए हमें पहले ये काम करना पड़ेगा, फिर ये चीजें करनी है, फिर तीसरी चीजें करनी है, जिससे हमारा पूरा क्या एक सिंक क्या बैठ जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है, प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। सही बात है। अब प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग हमारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। प्लानिंग हेल्प्स मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज टू वर्क बेटर बाय गिविंग देम क्लियर गोल्स एंड प्रॉपर गाइडेंस। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपको कहूं कि सीधा सीधा बेटा आपको 3 क्वेश्चन पढ़ने, कितने क्वेश्चन पढ़ने, 3 क्वेश्चन पढ़ने, ठीक है, और आपको ये 3 क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के 3 पॉइंटर्स और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये 3 में आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया। अब आपको क्लियर है कि हाँ मुझे यही 3 क्वेश्चन करना है, मुझे 15-20 मिनट में एक चीज कवर करके देनी है। अब मुझे बताओ, जब आपको ये चीज पूरी की पूरी क्लियर है तो आप क्या करोगे, उसको प्रॉपर्ली करोगे? हाँ आप प्रॉपर्ली करोगे, आप अच्छी तरीके से कवर करके आओगे। अगर आपको मैं कह दूं कि कोई भी 3 क्वेश्चन करके आओ तो आप सबसे पहली चीज ये डिसाइड करोगे भैया 3 क्वेश्चन कौन से करने हैं, मुझे किस तरीके से करने हैं, कौन सा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन लेना है, छोटा क्वेश्चन लेना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना है, डिस्टिंग्विश लेना है, क्या लेना है, ये चीज आपको क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है। वहीं अगर आप जब प्लानिंग कर लेते हो कि हाँ बेटा ये 3 क्वेश्चन यही चीज करनी है, यही सी पर्टिकुलर 3 क्वेश्चन को देना है, तो ये क्या करता है, ये प्लानिंग हेल्प करता है कि आपके एम्प्लॉइज को आप क्लियरली डायरेक्ट कर पाओ, क्लियरली आप बता सको कि बेटा यही 3 क्वेश्चन करना है। तो इससे क्या होगा, वो जो बंदा होगा उसको पता रहेगा हाँ मुझे यही 3 चीज करनी और इतने टाइम में ही करना है, तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव करने की कोशिश करेगा और उसकी चीजें अपने आप के कंप्लीट हो जाएगी। फिर आता है मिनिमाइजेस द रिस्क। मिनिमाइजेस द रिस्क। आप हमेशा देखते हो तो जो एक अच्छा लीडर होता है, जो अच्छा एक प्लानर होता है, वो हमेशा क्या करता है, अपने हर एक
चीज को क्या बहुत ही सिंक में क्या लगा के चलता है, मतलब बैक टू बैक क्या चीजों को अरेंज करके चलता है। जब वो बैक टू बैक चीजों को अरेंज करके चलता है तो वहां पर वो ये भी चीजें ध्यान में रखता है कि कौन से ऐसे पॉसिबल इंसिडेंट है जो अकर हो सकते हैं। अगर ये इंसिडेंट अकर हुआ, अगर ये चीज इस तरीके से हुई, तो वो क्या करेगा, वो ये वाली एक्टिविटी करने लगेगा। अगर ये चीज अगर इस तरीके से थी, वो दूसरा एक्टिविटी का परफॉर्म करना लगेगा। समझ आया? तो यहाँ पे जब कभी भी हम प्लानिंग करते हैं तो हम हमेशा हमारे रिस्क को, ठीक है, हमारे जो इश्यूज है उनको भी हम कैलकुलेट करके रखते हैं, और उसके लिए भी हम क्या अल्टरनेटिव सोच के रखते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे इवेंट्स होंगे या फिर जो भी हमारा काम होगा, उस काम में जो भी रिस्क आने वाला रहता है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग उससे हम लड़ सकते हैं या फिर हमारे रिस्क को क्या क्या कम कर सकते हैं। फिर आता है प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। सही बात है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम चीजों को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हैं बिना किसी वेस्टेज के, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बोलते हैं। देखो प्लानिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे मनी हो गया, टाइम हो गया, मैन पावर हो गया, उनको हम प्रॉपर्ली अरेंज कर पाते हैं, और साथ ही साथ मैन पावर के बीच में काम भी इजिली डिवाइड कर पाते हैं। जब पे मैं बोल दूंगा कि दो लोगों के भाई जा तुझे ये वाला काम करना है, जो तीसरे चौथे रहेंगे उनको बोलूंगा भैया आपको ये वाला काम करना है, चौथे पांचवे रहेंगे बोलूंगा जब तीसरे और चौथे का काम हो जाएगा तो पांचवें छठे को काम करना शुरू करें। तो यहाँ पे मैं हर एक काम को क्या डिवाइड कर दे रहा हूँ, जिससे हर एक जो रिसोर्स होगा वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो जाएगा। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि भाई बाकी सब बैठे हुए एक ही बंदा अकेला काम कर रहा है, बाकी सब क्या नाच रहे गा रहे, तो बाकी सब नाच रहे गा रहे या फिर टाइम पास करे, तो वहां पे ह्यूमन रिसोर्स क्या हो रहा है, वो आपका खराब हो रहा है। अगर वही मैं सबको प्रॉपर्ली काम डिवाइड कर दूंगा, सभी को बोल दूंगा चीजों को, यहाँ आपको ये वाली चीज करनी है, आपको वो वाली चीज करनी है, आपको ये वाली चीज करनी है, उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से, तो वहां पे रिसोर्सेस प्रॉपर्ली यूटिलाइज होंगे। फिर नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूं हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, क्या आता है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे जब हम प्लान करते हैं कि मुझे ये चीज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इवेंट डिसाइड करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे खाने का भी अरेंजमेंट करना है, तो मेरे पास 1 2 3 4 कैटरर्स के ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे ये प्लानिंग के थ्रू कि मुझे कि मेरे इवेंट में किस तरह का खाना होना चाहिए, किस तरह की चीजें होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप चारों कैटरर्स का खाना टेस्ट करोगे, 1 2 3 4 चारों कैटरर्स का खाना टेस्ट करोगे। अब इसमें से आप क्या कर पाओगे, अब बेस्ट निकाल पाओगे कि हाँ इन चारों में से बेस्ट कौन सा है, इन चारों में से सबसे अच्छा कौन सा है। तो ये आपका हेल्प करता है कि आप डिसीजन मेकिंग क्या प्रॉपर्ली अच्छे से कर सको। फिर आता है यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग सेट स्टैंडर्ड्स फॉर कंपेयरिंग एक्चुअल वर्क विद प्लान वर्क। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो प्लानिंग है वो क्या करता है, सेट करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है, एक बोलते हैं एक बेंचमार्क सेट करता है, ठीक है, कि जहां पे हम क्या करते हैं, हमारा जो एक्चुअल वर्क है, हमारा एक्चुअल वर्क को हम प्लान वर्क से क्या कंपेयर करते हैं, कि जहां पे हम देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि भैया ये जो काम, एक काम कैसा हो रहा है, काम सही हो रहा है कि खराब हो रहा है, अच्छे से हो रहा है कि खराब तरीके से हो रहा है, मैंने प्लान कैसे किया था, क्या प्लान के हिसाब से वो चीजें हो रही है, अगर प्लान के हिसाब से वो चीजें नहीं हो रही है तो मुझे उसको प्लान के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। हाँ, प्लान से अगर अच्छा, ज्यादा अच्छा हो रहा है तो उसको वैसे ही होने देंगे, अगर प्लान से खराब हो रहा होगा तो मैं वहां पे उसको तुरंत इंप्रोवाइज कर पाऊंगा, उसमें तुरंत मैं क्या चेंजेस करवा पाऊंगा। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। सही बात है, अगर देखो प्लानिंग है तो हमें सीधे चीजें सीधी सीधी पता है कि भैया हर एक जो एम्प्लॉय है, हर एक जो डिपार्टमेंट है, उनको अलग अलग काम क्या बांटा हुआ है, ठीक है, और वहां पे हम सभी को अपना गोल पता हुआ है कि भैया 4 तारीख डेडलाइन दी हुई, तो 4 तारीख से पहले पहले मतलब 2 तारीख तक पूरा काम खत्म हो जाना चाहिए, 3 तारीख को पूरी टेस्टिंग करनी है और 4 तारीख को हमारा फाइनल इवेंट क्या होने वाला है। तो यही बोला गया प्लानिंग हेल्प्स ऑल डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज टू वर्क टुगेदर स्मूथली, जहां पे हर एक जो डिपार्टमेंट है, हर एक जो एम्प्लॉइज है वो स्मूथली काम कर सकते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के, कभी भी आपस में झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, भैया ये वाला काम तेरा था, ये मेरे को क्यों दे रहा है, या फिर ये मेरा वाला काम था, ये तू क्यों कर रहा है। तो ये चीजें नहीं होगी जब प्लानिंग प्रॉपर होगी और काम प्रॉपर्ली डिवाइड होगा। समझा? फिर नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन। अब ये सारे अगर प्लानिंग प्रॉपर्ली है तो हमें पता होता है कि रिसोर्सेज क्या लगेंगे, तो उस हिसाब से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें किस तरीके के एम्प्लॉइज लगेंगे तो हम उस हिसाब से हम क्या स्टाफिंग मतलब रिक्रूट कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनसे क्या काम करवाना है तो उसके लिए हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, और फिर उनके काम को हम प्रॉपर्ली क्या कंट्रोल भी कर सकते हैं एज पर दी प्लान। समझ में आ गया? अगर प्लानिंग नहीं होगी तो ये कोई भी फंक्शन जो है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म किए नहीं जा सकते। फिर प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जब कभी भी हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारी गोल्स क्या है, तो हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद सोचते हैं हाँ नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं, ये और बढ़िया जाएगा और ये और बेस्ट जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको गोल्स आपके पता है तो आप उसी अकॉर्डिंगली जब प्लान करना चालू करते हो तो आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते थे, नए नए इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज आने लगते हैं, जिससे आपका जो काम है बहुत ही बढ़िया होने लगता है, आपकी चीजें बहुत ही अच्छे से परफॉर्म क्या होने लगती है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने आपको ये पूरा का पूरा जो फंक्शंस था वो फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, सॉरी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या मैंने बता दिया।
नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनिज्म। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने पूरा का पूरा गोल यहाँ पे क्या बना दिया, क्या बना दिया मैंने, पूरा का पूरा गोल यहाँ पे क्या अचीव करवा दिया। 2 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजिंग समझेंगे। अब हमने प्लानिंग कर लिया, हमें पता है कि हमारा गोल क्या है। अब उस गोल के अकॉर्डिंगली हमें सारे रिसोर्सेज करने पड़ेंगे कि उस काम को या फिर उस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें लगेंगी, मुझे क्या ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, मुझे कितना पैसा लगेगा, मुझे क्या सामान लगेंगे, साथ ही साथ मुझे क्या मशीनें लगेंगी, और साथ ही साथ ऐसे कौन से तरीके होंगे जिससे मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकूं। ये चीज मुझे क्या पता चल जाती है। जब मुझे ये चीज पता चल जाती है तब अब हम ये एफर्ट डालते कि उन सभी चीजों को हम क्या एक साथ लेकर आ पाए, उन सभी चीजों को हम अरेंज करें। जब हम इन सभी चीजों को अरेंज करते हैं, इसी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। समझ में आ गया। तो ऑर्गेनाइजिंग मींस ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द नीडेड रिसोर्सेज। जब कभी भी हमारे जितने भी रिसोर्स है जो हमें चाहिए, चाहे वो लोग हो गए, चाहे वो पैसा हो गया, चाहे वो कोई सामान हो गया, चाहे वो कोई मशीन हो गई, या फिर चाहे वो कोई तरीका हो गया, उन सभी चीजों को जो हमें रिक्वायर्ड है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, उन सभी चीजों को जब हम एक साथ लेकर आते हैं या फिर अरेंज करते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। वाइल प्राइसिंग, जब प्लानिंग हम करते हैं तो हम प्लानिंग करते टाइम हम डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है, लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें किस तरीके से करना है। It helps to arrange and combine all the resources properly so that work is done smoothly and plans are successfully completed. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो ये क्या करता है, ये हमारी सारी चीजों को अरेंज करता है और फिर जितने भी रिसोर्सेज है उन सभी को कंबाइन करता है, और उनकी कंबाइंड एक्टिविटी से हम क्या करते हैं, हम हमारे काम को बहुत ही ज्यादा स्मूथली और प्लान तरीके से क्या कंप्लीट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में। सबसे पहली चीज क्या आता है, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, आपकी जो एक्टिविटीज होती है, जो ग्रुप होती है, जो एक्टिविटीज होती है, उनको क्या प्रॉपर्ली असाइन करने में हेल्प करता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसाइड करता है काम को, और जो ऑपरेशन है वो क्या करता है, मतलब जो लोअर लोग होते हैं या फिर टीम के जो मेंबर्स होते हैं वो काम को परफॉर्म करते हैं। मतलब जो लीडर होगा वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि काम क्या करना है, और फिर जो ग्रुप के मेंबर्स होंगे वो उस काम को क्या परफॉर्म करेंगे। ठीक है। फिर आता है ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। अब हमने जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था तो हमने वहां पे चीज सीखी थी, डिवीजन ऑफ वर्क। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजिंग में भी होता है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है, अब लोगों के बीच में काम प्रॉपर्ली डिवाइड किए जाते हैं। क्या कर दिया जाता है, काम प्रॉपर्ली डिवाइड कर दिया जाता है। अब जब काम प्रॉपर्ली डिवाइड कर दिया गया उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से, उनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, तो हर एक बंदा वो काम करना क्या शुरू कर देता है। और जब बंदा वो काम करता रहता है और कंटिन्यूसली सिर्फ वही काम करता रहता है, तो उस पर्टिकुलर काम में वो क्या बन जाता है, स्पेशलाइज्ड बन जाता है, उसमें उसको क्या स्पेशलाइजेशन क्या मिल जाती है। फिर आता है डिफाइन द जॉब प्रॉपर्ली। सही बात है, जब हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम काम को क्या करते हैं, हर एक इंसान के बाजू हर एक इंसान में क्या डिवाइड कर देते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हर एक इंसान को अपना काम मालूम है, उसको क्या चीज करनी है उसको पता है, उसको क्या टास्क परफॉर्म करना है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होता है, जिसकी वजह से किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होता, आपस में कोई भी झगड़े नहीं होते, कोई भी मतभेद जैसी चीजें क्या होती नहीं है। हर एक एम्प्लॉय अपने स्किल और एक्सपीरियंस को यूज करता है और अपने टास्क को अचीव करने की कोशिश करता है। फिर आता है क्लैरिफाइज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग डिफाइन करता है कि भैया किसके पास कितनी पावर है, और साथ ही साथ उसकी पावर की क्या लिमिटेशन है, कि उसके ऐसे कौन सी क्राइटेरिया जहां पे उसकी पावर से चल सकती है। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि पावर का मिसयूज नहीं होता है, पावर सही तरीके से यूज की जाती है, और हर एक जो काम है वो क्या एफिशिएंटली मैनेजर द्वारा क्या परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि हर एक को अपनी ड्यूटीज पता है, उसकी लिमिटेशंस क्या वो भी पता है, और जिसकी वजह से हर एक सभी के बीच में जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या अपने आप बढ़ने लगती है। नेक्स्ट क्या आता है, इस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। क्या आता है, इस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग है ये क्या हेल्प करता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और जितने भी लोग हैं उन सभी के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन लेके चलने का। क्यों, क्योंकि सीधी सीधी बात है, यहाँ पे अगर हम बात करें सभी को अपने गोल्स पता है, सभी को अपने काम पता है, और किसका काम किसके साथ जुड़ा हुआ है ये भी चीज सबको क्लियर रहती है। तो हर एक जो एम्प्लॉय है उनका गोल सेम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, डिपार्टमेंट होगा, सभी को अपना गोल पता रहता है, और सब उसी गोल के अकॉर्डिंगली क्या काम क्या करते हैं, मिलजुल कर। ठीक है, किससे तब उसी तरीके से झगड़ा किसी में भी होता नहीं। हेल्प फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग क्लियरली डिफाइन करता है कि आपकी पोजीशन क्या है, आपके डिपार्टमेंट क्या है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपके रोल क्या है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जहां पे हम क्या करते हैं, हम एक सही इंसान को उसके हिसाब से सही जॉब पर डालते हैं, जिससे वो जो इंसान है वो काम बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है,
चीजों को अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है और कुछ नए नए इनोवेशन भी लाने की कोशिश करता है। डन। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब जब हर एक इंसान जो अपनी ड्यूटीज को लेकर क्लियर है, ठीक है, जब क्लियर है तो हर एक जो इंसान है वो मिलजुल के काम करता है, वहां पे कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन और भी अच्छा काम करने की कोशिश यहाँ पे करना करता है। जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम करेगा, बट ऑब्वियसली बात है ग्रो करेगा। कैसे ग्रो करेगा? जब सब मिलजुल के काम करें, अपने गोल्स को अचीव करें। जब गोल्स को अचीव करें तो बट ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट होगा तो अपने आप ऑर्गेनाइजेशन क्या ग्रो ही करने वाला है, और ये फिर बिजनेस को क्या एक्सपांड करने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट आता है क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जब एम्प्लॉइज क्या होता है, क्लियरली उनको अपनी ड्यूटीज पता होती है, अपने पावर्स पता होती है, तो वो क्या फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं कि हाँ भैया मेरा ये काम है और मुझे यही काम करना है और मुझे ये काम क्या कंप्लीट करके देना है, ये मुझे काम क्या कंप्लीट करके देना है। इसकी वजह से क्या होता है, ये क्लियरिटी रहती है। अगर कोई भी काम गड़बड़ हो रहा है तो हम वो काम किसने किया है ये हमें पता होता है, तो हम उसको जाके चीजें समझा सकते हैं कि भैया ये काम आपने गलत किया, आपको इस तरीके से ना, आपको ये चीज इस तरीके से क्या करनी चाहिए। ठीक है, जिसके वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है और प्लस और जो एम्प्लॉइज होता है उनके बीच में रिलेशन भी अच्छा रहता है और चीजें प्रॉपर्ली अप टू द मार्क हो पाती है। स्कोप फॉर द इनोवेशन मैंने ऑलरेडी कहा, जब काम एक एम्प्लॉइज को जो काम है उनके हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा, वो प्रॉपर्ली प्रोवाइड किया जाएगा और उनको काम इजिली दे दिया जाएगा कि भैया आपका ये काम है, आपको ये चीज परफॉर्म करनी है, और वो उस काम को रेगुलरली करता रहेगा। तो उसके अंदर, उसके दिमाग में उस काम से रिलेटेड नई नई आइडियाज आएंगे, नई नई चीजें आएंगी, जिससे वो क्या कर पाएगा, अपने आप को ग्रो कर पाएगा और नए इनोवेशन भी ले पाएगा। हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। सही बात है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है कि जो लोग है यानी जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ जो मटेरियल रिसोर्स है उनको हम प्रॉपर्ली यूज कर पाए। ये कैसे करता है, जब वो सही जगह पे एक सही बंदे को क्या सही काम देता है, तो उस वजह से क्या हो पाता है, रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूज कर पाते हैं। क्योंकि जो एक बंदा उस पर्टिकुलर काम में स्पेशलाइज रहेगा तो हमेशा वो चीजों को क्या करता है, ध्यान रखता है कि कोई भी वेस्टेज ना हो, कोई भी बर्बादी ना हो, कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग हो गया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब क्या होता है? स्टाफिंग मतलब सीधी सीधी बात है, लोगों को रिक्रूट करना। लोगों को क्या करना है, रिक्रूट करना, लोगों को जॉब पे रखना। इसी चीज को हम लोग स्टाफिंग बोलते हैं। स्टाफिंग में हम सिर्फ रिक्रूट नहीं करते, जॉब पे रख दिया बंदे को, जॉब पे रखने के बाद उसको ट्रेन करते, और ट्रेन करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में सही जगह फिट करते, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। समझ में आ गया? It helps to use employee skills and talents properly and ensure their growth and satisfaction। अब यहाँ पे ये क्या करता है, स्टाफिंग हेल्प करता है कि हम एम्प्लॉइज के स्किल्स को प्रॉपर्ली यूज करें, उनके टैलेंट को प्रॉपर्ली यूज करें, और फिर उनको उनकी ग्रोथ और उनकी सेटिस्फैक्शन का भी हम ध्यान रखें। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एक करके बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस उसको हम देख लेंगे। ठीक है, अब चलो इंपॉर्टेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंस क्या, सबसे पहली चीज क्या आता है यहाँ पे? अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो यहाँ पे हम सबसे पहली चीज देखते हैं इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। सही बात है, स्टाफिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पूरे जितने भी फंक्शन है मैनेजमेंट का। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपर्ली अरेंज नहीं रहेंगे, अगर ह्यूमन जो एम्प्लॉइज है अगर वही प्रॉपर्ली अरेंज नहीं किए जाएंगे, सही टाइम सही जगह पे सही एम्प्लॉय को अगर डाला ही नहीं जाएगा उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, तो बाकी सारे फंक्शंस भी प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एक स्किल वर्कफोर्स जो हमें कहां पे चाहिए रहता है, हमारे प्रोडक्शन में चाहिए रहता है, सेल्स में चाहिए रहता है, फाइनेंस में चाहिए रहता है। और मैं आपको कह दूं कि बाकी सारे जितने भी फंक्शंस है उनकी सक्सेस टोटली किस पे डिपेंड करती है, स्टाफिंग पे डिपेंड करती है। अगर स्टाफिंग प्रॉपर्ली नहीं होगी तो बाकी सारे फंक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। लीड्स टू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब स्टाफिंग क्या करता है, स्टाफिंग हेल्प करता है कि जितने भी ह्यूमन स्किल्स है उन सभी ह्यूमन स्किल्स को हम प्रॉपर्ली उनके एबिलिटीज के हिसाब से हम प्रॉपर्ली यूज करें। ठीक है, हम ये हमेशा ध्यान देते रिक्रूटमेंट के टाइम, मतलब लोगों को जॉब पे रखते टाइम, कि उनका प्रॉपर्ली सिलेक्शन किया जाए, फिर उसका प्लेसमेंट किया जाए, और प्लेसमेंट मतलब सही डिपार्टमेंट में सही जगह पे प्लेसमेंट किया जाए, और फिर उनको अकॉर्डिंगली क्या हम ट्रेनिंग दें और उनके हिसाब से हम प्रॉपर्ली पे क्या करें, जिससे जहां पे क्या हो सके, जो एम्प्लॉय भी खुश रह सके और ऑर्गेनाइजेशन में भी खुश रह सके। और हमें ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि जो एम्प्लॉयज के साथ कभी भी ओवर टाइम या फिर ओवर वर्किंग वाला काम होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज के साथ ओवर वर्किंग या फिर ओवर टाइम वाला काम होगा तो मैं आपको बता दूं एम्प्लॉयज खुश नहीं रहेंगे, और जब एम्प्लॉयज खुश नहीं रहेंगे तो आपका काम हो पाएगा नहीं। फिर यहाँ पे क्या आता है, थर्ड, बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। स्टाफिंग क्या करता है, हेल्प करता है कि जो जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उन सभी एम्प्लॉयज के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, एक दोस्ती वाला रिलेशनशिप रहना चाहिए उनके लेवल पे। क्यों? क्योंकि जब एक अच्छा रिलेशनशिप रहेगा तभी मिलजुल के सब लोग क्या काम कर पाएंगे, एक दूसरे को हाथ में हाथ क्या बढ़ा पाएंगे, कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ पाएंगे। अब मान लो जितने भी एम्प्लॉयज हो उन सभी के बीच में झगड़ा है तो कोई भी काम प्रॉपर्ली हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसलिए जो स्टाफिंग है वो हमेशा ध्यान रखता है
कि जितने भी एम्प्लॉयज उन सभी के बीच में अच्छा रिलेशन हो और सभी मिलजुल कर क्या रहे। नेक्स्ट आता है हेल्प ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। स्टाफिंग क्या करता है, सिर्फ स्टाफिंग एम्प्लॉयज को हायर नहीं करता, हायर करने के बाद उनको उनके काम के हिसाब से ट्रेन करता है, उनके जो स्किल्स है वो डेवलप करने की कोशिश करता है और उनके एक्सपीरियंस को, ठीक है, ये क्या करता है, एम्प्लॉय को हेल्प करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर उसको समझे, साथ ही साथ एक काम कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे स्मूथली परफॉर्म किया जा सकता है उसके बारे में समझे। फिर नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्स। जो ट्रेन्ड एम्प्लॉइज होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके मॉडर्न टूल्स यूज करते हैं, मटेरियल्स यूज करते हैं, मेथड्स यूज करते हैं इफेक्टिवली, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो क्वालिटी होती है, जो कॉम्पिटिटिवनेस होता है कि नहीं मुझे ज्यादा काम करना है, मुझे इससे आगे जाना है, ये चीज भी क्या बढ़ती है। ये कब होती है, जब उनको प्रॉपरली उनकी टेक्नोलॉजी प्रॉपरली दी जाए या फिर टूल्स उनको प्रॉपरली दिया जाएगा, तभी ये चीज हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। फिर नेक्स्ट आता है इंप्रूव एफिशिएंसी। जब कभी भी हम क्या करते हैं, प्रॉपर सिलेक्शन करते हैं, मतलब एम्प्लॉयज को जब हम हायर करें, हम सही लोगों को चुन रहे हैं, ठीक है, फिर उनको प्रॉपरली हम ट्रेन करें, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर एम्प्लॉय जो होता है कोई भी जो काम होता है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर पाते हैं। मुझे एक मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ाने के लिए एक टीचर चाहिए, लेकिन मैं हायर कर लेता हूँ एक एडिटर को, तो एडिटर क्या इतना अच्छा पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। तो अगर एडिटर कहाँ पढ़ा क्या काम कर पाएगा, अगर एडिटर को मैं क्या कर दूं, अगर एडिटर को मैं एडिट की जॉब दे दूं, वीडियो एडिट करने के लिए बोल दूं, तो वो वहां पे बहुत अच्छा काम कर पाएगा, लेकिन अगर वही पढ़ाने का काम दे दूं तो पढ़ा पाएगा क्या, प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा नहीं पाएगा। फिर नेक्स्ट आता है 7 लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अब जो स्किल्ड और जो एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स होता है वो क्या होता है, वो कंपनी का एसेट होता है। जो अच्छी स्टाफिंग होता है वो क्या करता है, अगर हम प्रॉपर्ली सभी लोगों को, जितने भी एम्प्लॉइज हम हायर करें, अगर सही एम्प्लॉइज अगर हम हायर करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए टिके हुए रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और जो एफिशिएंसी है वो क्या मेंटेन रहती है। नेक्स्ट आता है एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। अब ये जो स्टाफिंग है ये ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में एक बहुत ही अहम रोल क्या प्ले करता है, ताकि काम क्या प्रॉपर्ली हो सके, ठीक है। ये क्या करते हैं, एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करते हैं, एक ऐसे एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करते हैं जो फ्यूचर चैलेंजेस को क्या फेस कर सके और साथ ही साथ अपने रोल्स में बहुत ही अच्छा भागीदारी क्या निभा सके, ठीक है। अगर वो अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे तो अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होने वाला। फिर आता है प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन। स्टाफिंग हमेशा जो एम्प्लॉइज को क्या मोटिवेट करता रहता है, कैसे, उनको प्रॉपर्ली पे करके, उनको ट्रेनिंग देके, उनको सिक्योरिटी देके कि भैया हाँ आपकी जॉब सिक्योर है, आपको ये डर नहीं रहना चाहिए कि जॉब कभी भी जा सकती है, और प्लस जो भी वो अच्छा काम करेगा उसकी रिकॉग्निशन देके, उनकी तारीफ करके, ठीक है। जो सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज होते हैं, जो मतलब बोलते हैं ना दिल से खुश एम्प्लॉइज होते हैं, वो हमेशा काम बहुत अच्छा करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं। नेक्स्ट आता है मेंटेन्स हार्मनी। जो स्टाफिंग है वो क्या करता है, सिलेक्ट करता है और प्रमोट करता है एम्प्लॉइज को, किसके बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ऐसा नहीं कि किसी को भी हम क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया, किसी को भी आगे बढ़ा दिया। अगर ऐसा होगा तो जो मेहनत करने वाला बंदा रहेगा वो मायूस हो जाएगा और वो भी मेहनत फिर करेगा नहीं। जो क्लियर रूल्स होते हैं और जो फेयर ट्रीटमेंट होता है हर एक इंसान में, हर एक एम्प्लॉयज को लेकर, वो ही क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक हार्मोनी क्या क्रिएट करता है, एक पीस का क्रिएट करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब क्या, डायरेक्टिंग मतलब सीधा सीधा काम को करने के लिए जब कभी भी हम हमारे एम्प्लॉयज को या फिर हमारे टीम मेंबर्स को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग क्या बोलते हैं। देखो यही बोला, डायरेक्टिंग मींस गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। यहाँ पे डायरेक्टिंग का मतलब क्या बोला, जब कभी भी हम हमारे एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनके काम को हम जब सुपरवाइज करते हैं, इसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डायरेक्टिंग क्या बोलते हैं। अब डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, लाइफ स्पार्क बोला जाता है। क्या बोला है, लाइफ स्पार्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या बोला जाता है। चलो अब फटाफट से हम यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या बोला यहाँ पे। सबसे पहली चीज बोला है इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्शन क्या करता है, डायरेक्शन हेल्प करता है कि हम काम को क्या स्टार्ट कर सके और काम को स्टार्ट करने के बाद हम प्रॉपर्ली जो प्लान है उस प्लान को हम इजीली क्या एग्जीक्यूट कर सके। जो मैनेजर होता है वो एम्प्लॉयज को बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किस तरीके से करना है, और यहाँ पे सारे जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो ये भी ध्यान रखता है कि सारे जो इंस्ट्रक्शंस वो जो मैनेजर दे रहा है वो सारे इंस्ट्रक्शंस या प्रॉपर्ली फॉलो होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या आता है, इंटीग्रेट एफर्ट्स। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो क्या करता है, सारे जो एम्प्लॉइज होते हैं और जो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सभी को क्या एक साथ लेकर आता है। जो अच्छा कम्युनिकेशन होता है और अच्छा लीडरशिप होता है वो हमेशा ध्यान रखता है कि जितने भी एम्प्लॉइज है, जितनी भी चीज हो, वो सभी गोल्स को अचीव करने के लिए ही क्या परफॉर्म की जाए। फिर आता है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। जो मैनेजर होता है वो हमेशा क्या करता है, वो अपने एम्प्लॉइज को एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है। कैसे, उनके टैलेंट्स जो होते हैं उन टैलेंट्स की तारीफ करके, उनका जो काम होता है उस काम की तारीफ करके, उसकी वाहवाही कर उनको प्रेस करता है, वाहवाही करके, और कई बार तो उनको क्या मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कमीशंस मिल जाते हैं, जिससे जो एम्प्लॉय होता है उसके कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, वो मोटिवेट होता है और उसका मोरल बूस्ट होकर वो और भी ज्यादा अच्छा काम करने क्या लगता है।
फिर नेक्स्ट आता है प्रोवाइड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्या आता है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। जो गुड डायरेक्शन क्रिएट्स कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट अमंग एम्प्लॉइज। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर एक सही तरीके से दिशा दिखाई जा रही है, क्या सही तरीके से अगर दिशा दिखाई जा रही है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो मैनेजमेंट के साथ क्या कोऑपरेट करते हैं, और एम्प्लॉइज क्या करते हैं, कमिटेड रहता है अपनी जॉब को लेकर कि हाँ वो ये काम पर्टिकुलरली करके देंगे। इसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या होता है, स्टेबल, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉइज के बीच में एक स्टेबल बैलेंस रिलेशन क्या बना रहता है। फिर आता है कोपिंग अप विद द चैलेंजेस। अब यहाँ पे हम बात करें तो हमें ये चीज देखते हैं कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे चीजें बदल रही है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजीज में भी चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है वो क्या करता है, एम्प्लॉइज को हेल्प करता है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, मेथड्स को लेकर, उसके बारे में जो मैनेजर होता है उनको प्रॉपर्ली गाइड करता है, उनको क्लियर गाइडेंस करता है, उनको क्लियरली गाइड करता है, उनको मोटिवेट करता है, ताकि वो जो भी चेंजेस उनके अंदर चाहिए इस नई टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करने के लिए, इस नए मेथड को अडाप्ट करने के लिए, वो उसको क्या प्रॉपर्ली कर सके। फिर नेक्स्ट आता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जो मैनेजर है, मैनेजर्स क्या करते हैं, ड्यूटीज को प्रॉपर्ली असाइन करते हैं और इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि इस काम को कैसे करना चाहिए, इस काम को कैसे करना चाहिए, ताकि कोई किसी भी तरीके के काम का वेस्ट ना हो, ठीक है, और रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, और काम बार बार वापस से दोहराया ना जा सके। अब एम्प्लॉइज क्या करते हैं, एम्प्लॉइज सीखते हैं कि कैसे इंसान को यूज करना है, एम्प्लॉइज उनके नीचे के एम्प्लॉइज को यूज करना है, मशीन्स को यूज करना है, मटेरियल्स को यूज करना है, और कैसे पैसों को भी इफेक्टिवली हमें यूज करना है जिससे हम प्रॉफिट बढ़ा सके। नेक्स्ट आता है क्रिएट टीम स्पिरिट। डायरेक्शन हमेशा जो टीम वर्क होता है उसे क्या करता है, इंकरेज करता है, जहां पे जो ग्रुप एफर्ट्स होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों कि जब एक अकेला इंसान काम करेगा तो काम कुछ अलग होता है, लेकिन वही जब लोग सब मिलकर एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ बढ़ा के जब काम करते हैं तो वहां पे जो काम होता है वो अलग तरीके से यहाँ पे काम होता है। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट आता है एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल। अब डायरेक्शन क्या कहता है, डायरेक्शन हमेशा ये चीज देखता रहता है कि एक जो एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय के बीच में अंदर टैलेंट क्या है, ठीक है, एक एम्प्लॉय के अंदर क्या कैपेबिलिटीज है, फिर वो क्या कहता है उन्हीं कैपेबिलिटीज को क्या कहता है इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करके उनसे अच्छा काम करवाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आता है इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल। जो गाइडेंस होता है, जो मोटिवेशन होता है, जो सुपरविजन होता है, वो एम्प्लॉयज को हेल्प करता है क्या प्रॉपर्ली काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, और अपनी पूरी जी जान लगा के काम करने के लिए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में क्या एफिशिएंसी मेंटेन हो सके और कोई भी काम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट आता है कॉपरेशन। अब डायरेक्शन क्या करता है, हेल्दी कॉपरेशन बिलीव करता है, क्या करता है, मेंटेन करता है, क्या टॉप से लेकर बॉटम तक जो टीम वर्क होता है और जो प्रॉपर गाइडेंस होता है, अब वो क्या करता है, हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या इजिली अचीव किए जा सके। दोस्तों समझ में आ गया। तो ये हमारा था पूरा कंप्लीट डायरेक्टिंग वाला। अब यहाँ पे हम देखेंगे किसको, हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट। चलो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या आता है, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब सीधी सीधी भाषा में अगर यहाँ पे बात करूं तो कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम सभी काम को, सारे एक्टिविटीज को हम क्या एक साथ लेकर आते हैं, सारे एक्टिविटीज और सारे जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको एक साथ लेकर आते हैं और हम क्या एक साथ परफॉर्म करवाने की कोशिश करते हैं, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्या बोलते हैं। अब कोऑर्डिनेशन हमारे लिए सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जो कॉमन गोल्स हो सके वो प्रॉपर्ली अचीव किया जा सके। अब सबसे पहली चीज क्या आता है, एनकरेजेस टीम स्पिरिट। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटिंग है वो क्या करता है, एम्प्लॉइज को सभी को एक साथ लेकर आता है, उनके बीच में एक हार्मनी क्रिएट करता है, जिससे उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं। जो डिपार्टमेंट्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है उसको भी क्या कम करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉइज और जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो बोलते हैं ना एक दीवार होती है, जो 36 का आंकड़ा होता है, उस 36 के आंकड़े को कम करने की क्या हेल्प करता है। और जहां पे ये हमेशा कोशिश करता है कि जितने भी मेंबर्स है वो सभी मेंबर्स क्या एक साथ मिलजुल कर क्या टीम में काम करे। गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। अब ये क्या करता है, कोऑर्डिनेटिंग ये सारे काम को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करता है ताकि हर एक जो डिपार्टमेंट है, हर एक जो एम्प्लॉय है वो एक सेम गोल के लिए क्या कर सके, काम कर सके। फिर नेक्स्ट क्या था, फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को, कैसे, उनको इंकरेज करता है कि भैया आप इनिशिएटिव लो, नए आइडियाज लेकर आओ, नई चीजें लेकर आओ, और साथ ही साथ और वो जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको रिवॉर्ड देता है, जैसे प्रमोशन देता है, कमीशन देता है, और जॉब सिक्योरिटी का वादा भी करता है कि भैया आपकी जॉब कोई भी खा नहीं सकता। फिर नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये कोऑर्डिनेटिंग क्या हेल्प करता है कि जितने भी रिसोर्स जैसे मनी हो गया, मटेरियल हो गया, मैन पावर हो गया, ठीक है, इन सभी को हम बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करें ताकि किसी भी तरीके का वेस्टेज होना नहीं चाहिए, इसलिए हमारा कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर क्या आता है, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये हमेशा मेक श्योर करता है कि जो काम है बहुत ही स्मूथली रन हो, ठीक है, जो डिले होते काम है वो काम में डिले ना हो, अगर हो भी तो बहुत कम से कम हो, ठीक है। फिर उसके बाद
यही चीजें क्या करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं उन तक क्या पहुंचने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, इंप्रूव रिलेशन। अब यहां पे मैंने कहा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो क्या करता है, वो डिपार्टमेंट के बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनाने में हेल्प करता है, रिलेशन बनाने में हेल्प करता है, जहां पे उनको एक साथ लेकर आता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन रेगुलरली करवाता रहता है, उनके बीच में कोई अलग अलग एक्टिविटीज करवाता रहता है, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके बीच में एक अच्छा खासा रिलेशन बनता है और वो एक दूसरे को कॉपरेट करके क्या काम करते रहते हैं। फिर लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। अभी मैंने यहाँ पे कहा कि अगर सब लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है, प्यार से काम करते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, काम ज्यादा भी होता है और जो खर्चे होते हैं और जो नुकसान होता है वो कम से कम हो जाता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी वो बढ़ती है। इंप्रूव्स गुडविल। जब हम मिलजुल के काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो कंपनी का फायदा बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, फायदा वादा होगा, इसका मतलब क्या, टीम वर्क बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसकी वजह से हम हमारी जो इमेज है मार्केट में बहुत अच्छी खासी क्या क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस बहुत अच्छा काम करती है, अडानी कंपनीज बहुत अच्छा काम करती है। ये क्यों काम करती है, क्योंकि इनके एम्प्लॉइज बहुत अच्छे से काम करते हैं। इनके एम्प्लॉइज क्यों अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि इनका जो इनके बीच में जो रिलेशन है बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो इमेज है मार्केट में वो अलग लेके चलते हैं। फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इट मेक श्योर ऑल डिपार्टमेंट्स मूव इन द सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स अचीविंग द कॉमन गोल्स। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन वो हमेशा ध्यान रखता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो सभी एक ही डायरेक्शन में चले, एक ही गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें। फिर नेक्स्ट आता है स्पेशलाइजेशन। हर एक डिपार्टमेंट एक एक्सपर्ट द्वारा किया जाता है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट करता है अपने स्किल्स को इफेक्टिवली। और जब एक स्पेशलाइज बंदा अगर कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करे तो बट ऑब्वियसली बात है काम बहुत अच्छी तरीके से होगा, काम क्या होगा, बहुत अच्छी तरीके से क्या होने वाला, और ऑर्गेनाइजेशन बट ऑब्वियसली बात है ग्रो करने वाला है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग आपके हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए ही रहता है अगर कंपनी क्या प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, ठीक है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग कंपनी हो या फिर नॉन प्रॉफिट कंसर्न क्या होने वाले। कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग बेसिकली ये हमेशा ध्यान रखता है कि जिस हिसाब से हमने प्लान बनाया क्या उसी हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि काम किसी और तरीके से हो रहा है, अगर किसी और तरीके से हो रहा है तो उसको कंट्रोल करके उसको सही पाथ पे लाने की कोशिश करता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहली चीज कंपनी का स्टैंडर्ड क्या है वो चेक किया जाता है, कंपनी ने कौन से स्टैंडर्ड्स बनाए कि काम कैसे होना चाहिए। फिर चेक किया जाता है कि एम्प्लॉय क्या इस स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और फिर दो अलग अलग एम्प्लॉयज के बीच में क्या किया जाता है, डिफरेंसेस देखे जाते हैं कि ये एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है, ये एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है। फिर रीजन क्या है डिफरेंसेस की, कि अगर कोई एम्प्लॉय बहुत ज्यादा काम कर रहा है, अगर एम्प्लॉय बहुत कम काम कर रहा है तो उसके कम काम करने का रीजन क्या है, वो रीजन को चेक किया जाता है और चेक करके उसको सुधारा जाता है और फिर गोल्स को अचीव करने, गोल्स के अचीव होते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। सबसे पहली चीज क्या आती है, फुलफिलिंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग बेसिकली परफॉर्मेंस को मेजर करता है, ठीक है, गलतियां ढूंढता है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस कम हो रही है और फिर उन गलतियों को सही करता है और सही करके ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल तक अचीव करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट क्या आता है, मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजर क्या करते हैं, मैनेजर कंट्रोल करते हैं, क्या कंट्रोल करते हैं कि जो मटेरियल का जो वेस्टेज हो रहा है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको जो रिसोर्सेज का जो वेस्टेज हो रहा है उसको कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, अब यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हर एक काम को करने का एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, मतलब एक रूल बनाते हैं, एक पॉलिसी बनाते हैं कि एक काम जो है वो ऐसे ऐसे होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली यूज होते हैं, बेस्ट तरीके से यूज होते हैं और आपका जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का वो अचीव हो सब पाएगा। फिर एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोलिंग हेल्प करता है मैनेजर को, चेक करते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स है वो सही है कि गलत है। अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं काम करने के वो चेंज किए जाते हैं समय के हिसाब, समय के अनुसार, ठीक है, जो टाइम चेंज और उस टाइम के चेंजेस के हिसाब से क्या किया जाता है, काम को भी क्या चेक किया है। इसकी वजह से जो परफॉर्मेंस होती है वो क्या हमेशा चेक की जाती है कि परफॉर्मेंस एक्यूरेट है कि नहीं है। मोटिवेट एम्प्लॉय, जब काम करने का स्टैंडर्ड क्लियर होगा तो एम्प्लॉयज को पता होता है कि काम किस तरीके से होने वाला है या फिर काम क्या करना है, जिसकी वजह से एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है एम्प्लॉय दे पाता है। और जब एम्प्लॉय अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो उसको बोनसेस मिलते हैं, प्रमोशन मिलता है, इंक्रीमेंट्स मिलता है, जिसकी वजह से जो वो एम्प्लॉय होता है वो एम्प्लॉय बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। फिर नेक्स्ट आता है इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग क्या कहता है, मेंटेन करता है ऑर्डर और डिसिप्लिन को। मैनेजर क्या कहता है, मैनेजर चेक करता है परफॉर्मेंस को रेगुलरली और जो भी गलतियां होती है उनको क्या करता है, उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, उनको सुधारने की कोशिश करता है और ये भी हमेशा ध्यान रखता है कि जो एम्प्लॉइज रहे वो डिसिप्लिन रहे, कि काम पे पर्टिकुलरली अपना काम करे, ठीक है, काम के बीच में मोबाइल वगैरह या फिर टाइम पास वगैरह ना करे। अगर वो टाइम पास वगैरह करेंगे तो काम प्रॉपर्ली हो पाएगा नहीं।
फिर आता है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल क्या करता है, डिफाइन करता है, हर एक मैनेजर को उनके रोल को डिफाइन करता है कि आपको आपका क्या रोल है, और एम्प्लॉइज को बताता है कि भैया आपके टास्क क्या है। फिर अब यहाँ पे क्या जो कोऑर्डिनेशन है वो हेल्प करता है, क्या जो दोनों के बीच में जो गलतियां हो रही होंगी, ठीक है, जो मिस्टेक्स हो रही होंगे, उन मिस्टेक्स को सुधारने की और अपने सर्टेन जो गोल्स है उनको अचीव करने। फिर नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल प्रेशर। क्या आता है, नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल प्रेशर। और हर एक जो एम्प्लॉय को अपनी परफॉर्मेंस क्या चेक करती रहनी चाहिए, ठीक है, हर एक एम्प्लॉइज को कि जो परफॉर्मेंस है वो हमें चेक करती रहनी चाहिए, और अगर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो उनको हमें रिवॉर्ड करना चाहिए, अगर उनकी परफॉर्मेंस खराब है तो उस परफॉर्मेंस को हम कैसे इंप्रूव कर सके वो हमें क्या बताना चाहिए। इसकी वजह से ये जो प्रेशर जो है आप बहुत काम करने का ये रिड्यूस हो जाता है, और किस तरीके से अच्छी तरीके से काम कर सके ये प्रेशर जो है वो अच्छी तरीके से कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोलिंग जो क्या करता है मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाता है, क्या करवाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करे, साथ ही तो वो हमेशा ध्यान रखे कि जो एम्प्लॉइज और जो डिपार्टमेंट उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो सके, जिसकी वजह से हम हमारे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी मेंटेन करके रख सके। फिर आता है बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज। बरोबर, जब हम प्रॉपर कंट्रोलिंग करते हैं तो इससे वजह से क्या होता है, मिस्टेक्स कम होते हैं, जब मिस्टेक्स कम होगा तो काम अच्छा होगा, जब काम अच्छा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मार्केट में बड़ा ऑब्वियस सी बात है इमेज अच्छी खासी क्या क्रिएट होगी ऑर्गेनाइजेशन की, कि यहाँ बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट आता है एक्ट एज अ गाइड। कंट्रोलिंग क्या कहता है, कंट्रोलिंग बेसिकली एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, एक तरीका प्रोवाइड करता है कि काम को किस तरीके से करना चाहिए, क्या फिर काम को किस तरीके से फॉलो करना चाहिए। जो मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, कि अब वो क्या कहते हैं, वो इन स्टैंडर्ड्स को यूज करते हैं ताकि उनका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो उसको अचीव कर सके, और ये हेल्प करता है क्या फ्यूचर एक्टिविटीज को प्लान करने में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझा दिया, होप सबको चीजें पूरी क्लियर हो गई होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों शेयर करिए ताकि और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।